इस वीडियो में मैं आज 5 सेंटेंस के बारे में चर्चा करूंगा दोस्तों, जो अक्सर हर एक एग्जामिनेशन में, किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन आप दे रहे हो दोस्तों, उसमें पूछा जाता है। सिर्फ 5 क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक आप देख लेते हो, पांचों क्वेश्चन को बारीकियों से समझ लेते हो दोस्तों, तो मैं गारंटी लेता हूं कि अगर इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में पूछा गया तो आप कभी भी गलती नहीं कर पाओगे। ये हम वादा करते हैं दोस्तों। चलिए इस देखते हैं कि वो आखिर वो 5 क्वेश्चन है कौन जो अक्सर एग्जामिनेशन में एज ए कॉमन एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए सीधे बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर। बट दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर। दोस्तों, दिस इज आलोक राज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मार्ग। आप देख रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डिड यू नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। ओके, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पे, ये कोई मॉडल क्वेश्चन नहीं है। प्रीवियस ईयर में एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है दोस्तों। कई बार रिपीट हुआ है एसएससी के एग्जामिनेशन में, एफसीआई में, या फिर और भी अदर एग्जामिनेशन में ये रिपीट हो चुका है कई बार। तो इस क्वेश्चन को, इस स्ट्रक्चर को बारीकी से समझ ले, कभी भी आप गलती नहीं कर पाओगे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में। ओके, यहाँ रेड से जो लिखी हुई लाइन है, वाई डिड यू नॉट कॉल, ये इसे इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। क्या ये लाइन गलत है या सही है? अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, नीचे दिए गए ऑप्शन में से चूज करना है। ठीक है, अगर लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, रेड से लिखी हुई गई वर्ड बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकली सही है, फॉलो करता है ग्रामर को, तो आप सही ऑप्शन चुनोगे, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि इसमें कोई एरर है भी या नहीं है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, इससे और भी 4 क्वेश्चन है जो सीधा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो एक एक इंपॉर्टेंट है। अगर पांचों क्वेश्चन को सही ढंग से आप समझ लेते हो तो किसी भी एग्जामिनेशन में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा, आपसे कभी नहीं छूटेगा दोस्तों, कभी भी आप नहीं छोड़ पाओगे उसे। ठीक है, 100% आप स्कोर करोगे ऐसे सेंटेंसेस में। चलिए देखते हैं कि इसमें एरर क्या है। ध्यान देंगे दोस्तों, जब भी WH वाला वर्ड से सेंटेंस हो, ठीक है, जब भी WH वाला वर्ड सेंटेंस में हो और लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क हो, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, 2 तरीके से WH वाले वर्ड्स का सेंटेंस मिलेंगे। एक तो WH वाले वर्ड से सेंटेंस मिलेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेंगे, और एक सेंटेंस मिलेंगे WH वाला वर्ड से तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना मिलकर फुल स्टॉप मिलेंगे। राइट, तो जब फुल स्टॉप मिलेंगे तो यहाँ सेंटेंस को आप एक बार गौर से देख ले। WH वाला वर्ड तो है बीच में, बट यहाँ लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क है या फिर फुल स्टॉप है? अगर फुल स्टॉप है दोस्तों तो याद रखेंगे एक स्ट्रक्चर होता है WH वाला वर्ड, स्ट्रक्चर याद रखेंगे, WH वाला वर्ड आएगा अगर फुल स्टॉप हो तो। ठीक है, अगर फुल स्टॉप हो तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा WH वाला वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, ये रिपीट, आई रिपीट, WH वाला वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क दिया हो, ठीक है, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क दिया हो तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा WH वाला वर्ड, उस WH वाला वर्ड, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब, तब सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, एक्जुलरी वर्ब तब सब्जेक्ट आएगा। राइट, तो ये ध्यान रखेंगे, जब भी WH वाला वर्ड से सेंटेंस हो, चाहे वो बीच में हो या फिर स्टार्टिंग में हो, आपको लास्ट में ध्यान दे रखना है कि कहीं क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि नहीं है, या फुल स्टॉप दिया हुआ है। फुल स्टॉप दिया हुआ है तो आप WH वाला शब्द फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्वेश्चन मार्क हो तब WH वाला वर्ड, WH वाला वर्ड के बाद एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट आप ढूंढोगे। ठीक है, तो देखेंगे लास्ट में फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क है, तो लास्ट में फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप है, स्ट्रक्चर क्या होगा WH वाला वर्ड, तो देखेंगे WH वाला वर्ड से शुरू हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए ना, तो सब्जेक्ट यू है, लेकिन यहाँ क्या किया है, डिड का प्रयोग कर दिया है, एक्जुलरी वर्ब आ गया है। यहाँ तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क वाले
सेंटेंस में एक्जुलरी वर्ब आते हैं तो ये गलत है दोस्तों, पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो इसमें से जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से आप चूज कीजिए किस में WH वाला वर्ड के बाद कोई सब्जेक्ट आ रहा हो। तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे दोस्तों, इसमें WH वाला वर्ड है, उसके बाद यू सब्जेक्ट आया है एंड उसके बाद वर्ब का प्रयोग किया गया है, डिड नॉट कॉल, राइट। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मोटर कार्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो इसमें जो रेड से लिखा गया है इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है या नहीं है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। यहाँ पांचों क्वेश्चन जो मैं डील करूंगा सभी एग्जामिनेशन में, प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो बताएंगे इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है या नहीं है। तो दोस्तों इसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, ये एक फ्रेज है, ठीक है, इसे आप याद रखोगे जिसका मीनिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ जो इसका मीनिंग जो दे रहा है दोस्तों, मोटर कार्स कैरी पीपल, यानी मोटर कार जो है लोगों को एक जगह से दूसरे जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। इस सेंटेंस का यही मीनिंग होगा। तो ये जो फ्रेज लिखा हुआ है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रेज तो है जिसका मतलब होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, लेकिन ये फ्रेज गलत लिखा हुआ है। सही फ्रेज होता है दोस्तों फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक का सही फ्रेज होगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो आप इस फ्रेज को याद रखेंगे। कभी भी अगर आपको एग्जामिनेशन में ग्रामर सेक्शन में जब भी आपको लिखा मिले फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हमेशा आप समझोगे कि यहाँ ईरर है, ग्रामेटिकली मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है। तो आप इसे करेक्शन करोगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर को फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, यू शैल हैव अटेंडेड इफ द कोर्ट हैड इंस्ट्रक्टेड यू टू डू सो। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अगर रेट से दिया हुआ है, क्या इसमें कोई किसी प्रकार का इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है या नहीं है। अगर लगता है तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से चूज करेंगे। अगर लगता है कि किसी भी प्रकार का इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है तो आप चूज करोगे नो इंप्रूवमेंट, लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आप बताइए दोस्तों क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। अगर इसका आंसर आपको पहले से पता है दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि हाँ ये हमें पहले से पता था, आंसर इसका मालूम था दोस्तों। अब जल्दी से आप जवाब देंगे हमें कौन सा होगा, ए बी सी या फिर डी नंबर। हालांकि यहाँ गलती से बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है, सी ही रिपीट हो चुका है, लेकिन ये डी है, नो इम्प्रूवमेंट चूज करेंगे। ठीक है, क्या एरर है या नहीं दोस्तों, इसमें भी एरर है। क्या एरर है, ध्यान देंगे। ध्यान देने की चीज़ ये है दोस्तों कि जब भी आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, आई रिपीट कि जब भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर दो क्लाउज हो, दो क्लाउज का मतलब दो सेंटेंस शुरू हो, ठीक है, सेंटेंस दो सेंटेंस हो, इफ के द्वारा अगर जोड़ा गया हो, किसके द्वारा, इफ के द्वारा अगर दो सेंटेंस को आपस में जोड़े गए हो, तो याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि इफ वाले, याद रखेंगे इफ के बाद वाली जो सेंटेंस आएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट हैड एमबी थर्ड का प्रयोग हो। अगर इफ के बाद सब्जेक्ट हैड एमबी थर्ड का प्रयोग हो तो इफ के पहले वाला सेंटेंस या इसके बाद वाला सेंटेंस, यानी दो जो क्लाउज होगा, अगर इफ वाले क्लाउज में हो सब्जेक्ट हैड एमबी थर्ड, तो दूसरे वाले क्लाउज में होगा हमेशा वुड। क्या होगा दोस्तों, वुड हैव प्लस एमबी थर्ड। ठीक है, क्या होगा, वुड हैव प्लस एमबी थर्ड। मैं रिपीट कर देता हूं, फिर से मैं लिखता हूं दोस्तों कि जब भी सेंटेंस में इफ वाले क्लाउज में हो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस एमबी थर्ड, तो दूसरे वाले क्लाउज में होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस एमबी थर्ड। ओके, ठीक है। अगर इफ वाले क्लाउज में होगा सब्जेक्ट MB2, तो दूसरे वाले क्लाउज में होगा सब्जेक्ट वुड MB1।
सब्जेक्ट वुड MB1। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप मॉडल क्वेश्चन की भी तैयारी करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। कॉमन एरर के रूप में, स्पॉटिंग एरर के रूप में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में आपको अक्सर आपके सामने आएंगे दोस्तों। तो इस स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे कि इफ वाले क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MB थर्ड हो, तो दूसरे क्लाउज में होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव MB थर्ड। अगर इफ वाले क्लाउज में होगा सब्जेक्ट प्लस इफ सब्जेक्ट प्लस MB2, तो दूसरे वाले क्लाउज में होंगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस MB1। ओके, आई होप कि आपको ये भी सेंटेंस क्लियर समझ में आ गया होंगे दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन को, देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू टुमारो। अब बताएंगे इसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है या नहीं है, जो रेट से लिखा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आप चूज कर सकते हैं। मैं बता दूं दोस्तों, इसमें भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, ये भी एरर है, और हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों सी। ठीक है, क्या होगा? सी। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब भी आपके सामने सेंटेंस में लिखा मिले लुक फॉरवर्ड टू, क्या लिखा मिले? लुक फॉरवर्ड टू विथ व्यू टू, ओके, तो इसके बाद प्लस हमेशा इसके बाद जो मेन वर्ब आएंगे फोर्थ फॉर्म में आएंगे, MB4। क्या आएंगे दोस्तों? MB4। लुक फॉरवर्ड टू, आई रिपीट, लुक फॉरवर्ड टू या फिर विथ व्यू टू जब भी आए उसके बाद हमेशा MB4 का प्रयोग करेंगे आप। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लुकिंग फॉरवर्ड, जो कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख दिया गया है, बट लुक फॉरवर्ड का ये फ्रेज है लुक फॉरवर्ड टू, राइट। तो उसके बाद सी फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा, हमेशा MB4 फोर्थ फॉर्म में होंगे, है ना। टू के बाद भी MB फोर्थ फॉर्म में होंगे। तब देखेंगे इस स्ट्रक्चर पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो सी नंबर सही है, लुक फॉरवर्ड टू सीइंग हमेशा। ठीक है ना। चलिए लास्ट पॉइंट आज का दोस्तों, ये भी पॉइंट जो फोर्थ नंबर है, ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए। ये देखेंगे FCI ग्रेड थर्ड एग्जामिनेशन में 2013 में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट देखते हैं कि वो क्या है। वो भी बहुत ही कॉमन है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई विक्ट्री इन द डिबेट कंपटीशन। ओके, अब बताएंगे इसमें जो फॉर लिखा गया है, क्या इसमें किसी प्रकार के इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, क्या प्रीपोजिशन में एरर है या सही है ये। ठीक है, बहुत ही इजी है। इसका सही आंसर होगा सी नंबर ऑन। अब ध्यान रखेंगे जब भी आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेट आए, ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, ठीक है, जैसे आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट धन्यवाद देता हूँ, ठीक है, बधाई देता हूँ, किस चीज़ के लिए जी, हमेशा ध्यान रखेंगे कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जब भी होता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। वो भी ऑन प्रीपोजिशन किसके साथ लगाएंगे, जिस चीज़ के लिए आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस काम के लिए आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए उसी नाउन के पहले आप ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे किसी के शादी पर आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, जैसे आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर मैरिज, ऑन योर मैरिज या ऑन योर एनिवर्सरी। ठीक है, तो जब किसी के शादी पर आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेट यू, उसके बाद ऑन, ऑन किस चीज़ के लिए आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, तो ऑन के बाद उसका नाम दोगे, ऑन एनिवर्सरी, ऑन योर मैरिज, ठीक है, या फिर ऑन योर सक्सेस, है ना, आपकी सफलता पर। मैं आपकी सफलता पर आपको बधाई देता हूँ, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। हमेशा ध्यान रखेंगे ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग आप करेंगे, जिस चीज़ के लिए आप उसे बधाई दे रहे हो किसी व्यक्ति को, उसके पहले ऑन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, किस लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो माई विक्ट्री के लिए, राइट। तो इसके पहले फॉर प्रीपोजिशन नहीं चलेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर है सी नंबर ऑन। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को दोस्तों। अब इस स्पोर्टिंग एरर से रिलेटेड इसी ढंग से डेली मैं 5 क्वेश्चन पर डे लाऊंगा जो एग्जामिनेशन में काम करेंगे, और सिर्फ एग्जामिनेशन में काम नहीं करेंगे, इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिया जाएगा
तो आपसे कभी गलती नहीं होंगे, वैसे क्वेश्चन कभी आप जीवन में नहीं छोड़ पाओगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 2 3 come on